हेलो एवरीवन, आज हम समावेशी शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विशेषताएं, क्षेत्र, लाभ एवं सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमने पूर्व में भी पढ़ा है कि समावेशी शिक्षा जो है वो समावेशन को लिए हुए है। समावेशन से तात्पर्य है कि समाविष्ट करना, शिक्षा में प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, आने वाली बाधाओं को समझना, समावेशी शिक्षा में विकास करना, उसके अंतर ही विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विशिष्ट बालकों हेतु विशिष्ट स्कूल एवं व्यवस्था, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विशिष्ट बच्चों को सामान्य शिक्षा के साथ मिलाकर इन्हें एक समान समझते हुए शिक्षा देना। सभी प्रकार के बच्चों को जो शैक्षिक हाशिए पर हैं, जैसे विकलांग, वर्ग, जाति विशेष, गरीब, लिंग, धर्म, भाषा, संस्कृति एवं भौतिक कारकों के चलते शिक्षा से वंचित हैं, इन सभी को एक समान सामान्य में शामिल करना समावेशन है। ये हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में कि समावेशन शिक्षा है क्या, समावेशी शिक्षा है क्या, जिसमें सभी का समावेश हो, एक समान, किसी धर्म, जाति, लिंग, किसी भी आधार में उन्हें कोई मतभेद ना हो, एक समान शिक्षा देने की व्यवस्था ही समावेशी शिक्षा है। इसके अंतर्गत अब हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में देखें तो इसके अंतर्गत प्राचीन काल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक सामान्य व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जाता था। सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती थी, परंतु जो प्रतिभाशाली छात्र थे या किसी भी विद्या में पारंगत होते थे, मात्र वे ही शिक्षा के योग्य माने जाते थे तथा अन्य छात्रों को अयोग्य समझा जाता था। उनकी कमी या आरोग्यता के बारे में किसी भी प्रकार का विश्लेषण नहीं किया जाता था। धीरे धीरे छात्रों का विश्लेषण प्रयासों के फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आया। परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विशेष आवश्यकता वाले इन बालकों की पहचान जाने लगी एवं शैक्षिक व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया गया। इन विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशेष रूप से शिक्षा प्रदान करने संबंधी प्रावधानों को संविधान में भी निर्मित किया गया एवं वर्णित किया गया। इस प्रकार ऐतिहासिक शिक्षा व्यवस्था में एक आवश्यक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षण अधिगम व्यवस्था को बल मिला। विविध आवश्यकता वाले बालकों के लिए समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक परिदृश्य का 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले इसमें है प्राचीन अवस्था। प्राचीन काल में समावेशी शिक्षा का स्वरूप जातिगत एवं वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। विविध प्रकार की व्यक्तियों अथवा छात्रों को कौन सी शिक्षा प्रदान करनी है, यह उनकी जाति एवं वर्ण पर निश्चित किया जाता था। एग्जाम्पल जैसे क्षत्रिय वर्ग के व्यक्तियों को धनुर्विद्या एवं रण कौशल से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति धनुर्विद्या एवं रण कौशल के बारे में शिक्षित होना चाहता है तो उसको यह शिक्षा प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि यह माना जाता था कि शूद्र वर्ण के व्यक्तियों में हथियार चलाने की योग्यता नहीं पाई जाती, उनमें इस विद्या को सीखने के गुण भी नहीं होते। इस प्रकार प्राचीन काल में जाति एवं वर्ग के आधार पर विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती थी। जैसे ब्राह्मणों को
शिक्षा की व्यवस्था थी। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ एवं मध्यकाल आया एवं मध्य अवस्था में परिवर्तन समाज एवं प्रकृति का नियम है। परिवर्तन जो है वो समाज एवं प्रकृति का नियम बताया। समावेशी क्षेत्र शिक्षा का क्षेत्र भी परिवर्तन होने लगा। विशिष्ट शिक्षा वर्ण व्यवस्था तथा जातीय सीमाओं से निकलकर सभी वर्ग के लिए सुलभ होने लगी। धीरे धीरे सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा के अवसर मिलने लगे। जनता के लिए शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना सरकार का प्रमुख दायित्व माना जाने लगा। सार्वजनिक शिक्षा की स्थापना होने लगी जिसमें किसी भी प्रकार का जाति बंधन नहीं था। इस काल में विशिष्ट शिक्षा व्यक्ति के गुण एवं योग्यता के आधार पर प्रदान की जाती थी, न कि जाति बंधनों के आधार पर। देखा जाए तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे प्राचीन अवस्था जाति पर आधारित थी। मध्य अवस्था जो गुण एवं योग्यता पर आधारित थी और फिर आधुनिक अवस्था आई, मॉडर्न स्टेज आई इसकी, और उसके अंतर्गत वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व व्यापकता का समावेश हुआ। इसका प्रमुख कारण शिक्षा का सार्वजनिकरण था। सरकार द्वारा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के कारण ही समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव होने लगा। वर्तमान समय में सरकार का प्रमुख उद्देश्य यह है कि किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक छात्र को उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिए। वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं। उनमें है प्राथमिक विद्यालयों द्वारा छात्रों की विशिष्टता की पहचान करना तथा उनके अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था करना। प्रतिभाशाली बालक एवं बालिकाओं के लिए सामान्य बालक एवं बालिकाओं के पृथक पाठ्यक्रम तैयार करना। शारीरिक रूप से असक्षम छात्रों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम एवं विशिष्ट शिक्षण विधियों की व्यवस्था करना जिससे उनका अधिगम स्तर उच्च हो सके। छात्रों के लिए विद्यालय द्वारा रैंक बनवाना जिससे कि विकलांग छात्र विद्यालय में सरलता से प्रवेश कर सके। शारीरिक रूप से असक्षम छात्रों के लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था करना जिससे उनको उचित प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो सके। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाकर शारीरिक रूप से असक्षम छात्रों को समाज में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाकर शारीरिक रूप से असक्षम छात्रों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा रहा है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन किया जा रहा है जिनसे विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन किया जा रहा है जिनसे विभिन्न प्रकार के विकलांग छात्रों को ध्यान में रखकर उनको भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को विद्यालय में
को प्रोत्साहित किया है। भारतीय समाज के इतिहास में शिक्षा के सार्वजनिक तथा शैक्षिक अवसरों की समानता एवं समावेशी शिक्षा के लिए विभिन्न प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लगातार किए जा रहे हैं। इसमें वैज्ञानिक स्तर पर सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद की स्थापना अधिनियम 1992 के अनुसार की गई। अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा व्यवस्था के लिए अधिनियम 1995 पारित किया गया। नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999 जो है पारित किया गया। इसीलिए शिक्षा नीति में अक्षम व्यक्तियों एवं वर्ग जेंडर की शिक्षा के प्रचार के बारे में एवं वर्तमान शिक्षा 93वें संशोधन की व्यवस्था की गई, जिसमें 9 से 14 वर्ष के सभी बालकों की शिक्षा का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2000 में समावेशी शिक्षा वाले विद्यार्थियों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया, जिसमें 2000 ये जो अवधारणा है वो नई अवधारणा है, जिसको 2000 में जो है वो इंक्लूसिव स्कूल के रूप में इसकी स्थापना कर इसे प्रारंभ किया गया, जिसमें कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा प्रदान करने की सुविधा हो सके। इस प्रकार समावेशी विद्यालयों के माध्यम से समावेशी शिक्षा के अवधारणा का उदय हुआ। शिक्षा छात्रों को जो विशेष आवश्यकता एवं शिक्षा से वंचित बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसमें सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रयास को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया, जिसके आधार पर प्रारंभ में 21 वर्ष के बालकों की शिक्षा से संबंध रखते हुए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और समावेशी शिक्षा की समस्याओं का समाधान हो सके। इसके लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले प्राचीन शिक्षा जो जाति के आधार पर थी, मध्यकाल में ये योग्यता और गुण के आधार पर विभक्त हुई और आधुनिक काल में शारीरिक अक्षमताओं को देखते हुए उन अक्षमताओं को दूर करते हुए 2000 में जो है इसको समावेशी शिक्षा का रूप धारण किया, जिससे शिक्षा में अक्षम बालकों को स्थान मिला, वंचित बालकों को पढ़ने के अवसर मिले। उसी के साथ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 21 वर्ष के बालकों से संबंध रखते हुए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए समावेशी शिक्षा का समाधान हो सके, उसके लिए समावेशी शिक्षा प्रारंभ की गई। समावेशी शिक्षा को प्रारंभ करने के साथ में ही समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक को उचित शिक्षा प्रदान की जाए, बच्चों की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, ऐसे साधन उपलब्ध कराए जाए जिससे कक्षा कक्ष से जुड़े कर्मचारी बच्चों की दूसरी समस्याओं को दूर कर सकें। मुख्य धारा को विद्यालय वातावरण में सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग अति आवश्यक है। यह सब माता-पिता, अध्यापकों, प्रबंधकों के सहयोग एवं प्रयास से ही संभव हो सकता है। असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उन्हें समावेशी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। समावेशी शिक्षा की कुछ क्षेत्र हैं
इसमें सम्मिलित हैं और यही इसका क्षेत्र है। इसके लिए यूनेस्को ने एजुकेशन फॉर ऑल बुलेटिन नंबर 32 1998 के अनुसार समावेशी शिक्षा अति संवेदनशील तथा सीमांत स्थित सभी अधिगमकर्ताओं की शिक्षा के अवरोधों को हटाने से संबंधित है। यह एक प्रतिमानित उपागम है जिसे सभी बालकों की शिक्षा में सफलता के लिए निर्मित किया गया है। इनका सामान्य उद्देश्य व्यक्ति के शिक्षा के अधिकारों के सभी वर्णन को कम करना तथा उसका निराकरण करना, कम से कम प्राथमिक स्तर शिक्षा से तथा इस प्रकार सभी के लिए गुणात्मक शिक्षा तक पहुँचे भागीदारी हो तथा सीखने में सफलता को संभव बनाया जा सके। इसी रेफरेंस में उमा तुल्ली के अनुसार समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालक की देही, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है। समावेशी विद्यालय की विशेषताएं, इसके अंतर्गत एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल फॉर ऑल, सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बाधित शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों एवं सामान्य बच्चों हेतु सभी स्कूलों के लिए शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए। विभिन्नताओं की पहचान तथा देखभाल, समावेशी शिक्षा पद्धति बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि अनेक विभिन्नताओं की पहचान करती है, उन्हें अंगीकृत एवं तदनुसार जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सृजनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध कराती है। विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों की स्वीकृति एवं समर्थन, समावेशी शिक्षा विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों तथा शारीरिक रूप से बाधित, श्रवण, दृष्टि, वाक बाधित, मानसिक रूप से असमर्थ और करीब सभी बच्चों के उसकी शारीरिक तथा मानसिक अवस्था से स्वीकृत करती है, उन्हें समर्थन प्रदान करती है जिससे उन्हें विकास के इष्टतम अवसर प्राप्त हो सके। शिक्षा एक मौलिक अधिकार, समावेशी शिक्षा मौलिक अधिकार एवं सैद्धांतिक व्यवहार के रूप में स्वीकृत करती है। हालांकि शिक्षा के अन्य प्राणियों के लिए बच्चों के अधिकारों को स्वीकार किया गया है, परंतु समावेशी शिक्षा पद्धति में इस प्रकार की भावनाओं संवैधानिक विद्यमान है। प्रावधान यह है कि किसी भी विद्यालय में किसी भी निम्न शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्तर के बच्चों को प्रवेश लेने के अधिकार से वंचित रखा नहीं जा सकता। विशेषता कोई समस्या नहीं है, विभिन्नताएं कोई समस्याएं नहीं है। इस शिक्षा पद्धति में बच्चों की बढ़ती हुई विभिन्नताओं की कोई समस्या नहीं समझा जाता। भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, मानसिक गुणों की विभिन्नता बच्चों को परस्पर सीखने एवं सामाजिक रूप से संबंधित होने एवं समायोजित होने के दुर्लभ अवसर उपलब्ध कराती है। सुदृढ़ नीतियों का नियोजन, समावेशी शिक्षा में शिक्षा के अधिकार की सफलता करने एवं लागू करने हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नीतियां सुदृढ़ एवं स्पष्ट और इनकी नीतियों के नियोजन में बड़े सफल तरीके से प्रयोग किया जाता है। विद्यालय का प्रयत्न अभियोजनाएं, जो योजनाएं बनाई जाती हैं इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए एवं पद्धति सामान्य शिक्षण पद्धति की
पद्धति में एक विशेष प्राथमिक शिक्षा तथा पाठ्यक्रम का अधिकाधिक लचीला बनाने हेतु नेतृत्व एवं संसाधनों का प्रावधान किया जाना भी है। समावेशी शिक्षा की इस विशेषता के कारण बहुत से छात्रों को व्यक्तिगत जरूरतों एवं परिवेश की विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा सकता है। समावेशी शिक्षा मात्र असशक्त बच्चों की शिक्षा नहीं है। हालांकि यह सत्य है कि जब शिक्षा के अधिकार चर्चा करते हैं तो इनसे संबंधित बच्चे जो हैं वो स्पष्ट अपेक्षित समूह का निर्माण करते हैं, लेकिन वास्तव में समावेशी शिक्षा का संबंध उन सभी बच्चों से है जो शिक्षा ग्रहण करने योग्य हैं। यह शिक्षा पद्धति उन सबको सम्मिलित करते हुए शिक्षा प्रदान करती है जो एक तथा दूसरे कारण शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं। विशिष्ट एवं सामान्य शिक्षा के नजदीकी संबंध है। इससे सामान्य शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक, समाज व स्कूल से नजदीक संबंध होता है जो बच्चों के लिए लाभप्रद होता है। शैक्षिक शिक्षण अधिकतम अन्यायोन्याश्रित एवं निरंतर एवं सहायक है। टीचर्स ट्रेनिंग इज इंटरैक्टिव, कनेक्टिव एंड सपोर्टिव है। इसके अंतर्गत जरूरतों, अधिगम के तरीकों, गुणों की विविधताओं, बहुलताओं के मद्देनजर रखते हुए शिक्षक के कौशल तथा क्षमता में वृद्धि करने हेतु शिक्षक शिक्षण एक अत्यंत अन्योन्याश्रित, निरंतर तथा सहयोगी प्रक्रिया है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, महत्व तथा इसके लाभ। सबसे पहले कि ये शैक्षिक वातावरण बनाती है। जब असमर्थ बालक को सामान्य विद्यालय में भेजा जाता है तो वह शैक्षिक तौर पर अपने आप को विद्यालय में समायोजित कर लेता है तथा उसके मन में यह विचार नहीं आता कि वो दूसरे बच्चों की अपेक्षा किसी क्षेत्र में कम है। अध्यापक तथा दूसरे कर्मचारियों का सहयोग व व्यवहार भी उसको अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है तथा बालक शैक्षिक दृष्टि से उन्नति करता है। ये कम खर्चीली है। भारत एक विकासशील देश है। विकास के क्षेत्र अधिक धन की आवश्यकता होती है। असमर्थ बालकों के लिए सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंधन करने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। इनके लिए विशेष रूप से शिक्षण प्राप्त अध्यापक, मनोवैज्ञानिक एवं डॉक्टर आदि की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सामान्य विद्यालयों में इस प्रकार की काफी सुविधाएं पहले से उपलब्ध होती हैं और ये कम खर्चीली होती हैं और इस दृष्टि से ये अधिक सस्ती भी है। मानसिक विकास होता है, सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, समानता का सिद्धांत लिए हुए है जिसके अंतर्गत किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा देने की बात की गई। हम शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए असमर्थ बालकों को समावेशी शिक्षा देना अति आवश्यक है। प्राकृतिक वातावरण दिया जाता है, नेचुरल एनवायरनमेंट उन्हें दिया जाता है। असमर्थ बालकों को प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। जब असमर्थ बालक सामान्य बच्चों के साथ साधारण विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनको भावना का विकास नहीं होता कि वे किसी भी प्रकार के सामान्य बालकों से कम हैं। सामान्य बालक भी उनको अपना साथी समझने लगते हैं तथा असमर्थ बालक अपने आप को सहजता के साथ समायोजित कर लेता है। इसके कुछ लाभ हैं जो विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों हेतु निःशक्तता नियुक्त हैं, जिसमें दोस्ती, सामाजिक संस्कारों, रिश्तों एवं क्षेत्रों में वृद्धि होती है। शैक्षिक सामाजिक व्यवहार कौशल के लिए आदर्श माने जाते हैं। IEP लक्ष्यों को उपलब्धि में वृद्धि करती है।
उपयोगी है, कौशलों के अधिग्रहण एवं सामान्यीकरण में वृद्धि करती है, भविष्य वातावरण में समावेशन में वृद्धि करती है, आचार विचार में अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, अधिक उम्मीदें मिलती हैं, विद्यालय स्टाफ सहयोग में वृद्धि होती है, माता पिता की भागीदारी होती है, परिवार तथा समुदाय में अधिक समेकित होते हैं, निःशब्द रहित सामान्य विद्यार्थियों हेतु लाभ है, सार्थक दोस्ती होती है, सराहना में वृद्धि एवं व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति होती है, विविधता की स्वीकृति एवं समझ वृद्धि होती है, सभी लोगों के लिए आदर होता है। सभी बालकों के लिए समावेशी शिक्षा के लाभ हैं। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा जो है वो दी जाती है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताएं इस सीमा तक होती हैं जिसमें अधिकांश शैक्षिक बालक पूर्ण रूपेण से वंचित हो सकती है। सामान्य बालकों की श्रेणी में रखकर शिक्षा देना कठिन होता है। अधिकतम विकास के लिए समायोजन समस्याओं को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा है, कुंठा एवं ग्रंथियों को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा है, शैक्षिक बालक की समस्याओं को समझने के लिए समावेशी शिक्षा है, समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत हैं जिसमें है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, दो व्यक्ति आपस में भिन्न हैं, स्वयं भी भिन्न है, व्यक्ति अपने आप में भी भिन्न है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि कुछ बालक दूसरे बालक से ज्यादातर गुणों में सर्वथा पृथक होते हैं, जिनकी शिक्षा के प्रति विशेष लगाव होता है। ऐसे बालकों की विशिष्ट शिक्षण संबंधी जरूरतों को विशिष्ट शिक्षा के द्वारा पूर्ण किया जाना आवश्यक है। भेद रहित शिक्षा का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा इस तरह के बच्चों को पहचान जाती है जो विशेष शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें दी जाने वाली शिक्षा उपयुक्त स्वरूप निश्चित किया जा सके। अस्वीकार न करने का सिद्धांत, समावेशी शिक्षा में शारीरिक रूप से असमर्थ सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे शिक्षा समाज के बालकों तथा सामाजिक शिक्षण संस्थाओं के प्रदान की जानी चाहिए। सामान्य शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश हेतु असशक्त बालकों को स्वीकार करने तथा उन्हें अन्य विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धांत है। इसके अंतर्गत इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम विशिष्ट कक्षाओं के माध्यम से दिया जाए। उनसे संबंधित संसाधनों युक्त कक्षाओं में जहां उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की तकनीकी एवं सहायक सामग्री विद्यमान हो दी जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा इन अशक्त बालकों की वर्तमान कार्य प्रणाली एवं आवश्यकताओं के अनुकूल हो। नियंत्रित परिवेश का सिद्धांत है, विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत है, अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत है। कहने का मतलब इसके अंतर्गत असक्षम बालकों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए सभी का समावेशन करते हुए शिक्षा प्रदान करना। इसी के साथ इसका असाइनमेंट है समावेशी शिक्षा के लाभ, विशेषता एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। लघुत्रात्मक प्रश्न है। इसका निबंधात्मक प्रश्न है। समावेशी शिक्षा के बारे में समझाते हुए उनके सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। थैंक यू।